हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर ट्राइंगल। ट्राई एंगल, ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब एंगल। अभी तीन एंगल बनाने के लिए सोचिए कि कोई ऐसा शेप बनाना हो जिसमें तीन एंगल हो, तो हमको कितने साइड्स की जरूरत पड़ेगी? थ्री साइड्स की। तो हम लोग थ्री साइड्स वाले शेप को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसमें जो सबसे पहला चीज आता है वो आता है ट्राइंगल का एरिया। ये ट्रायंगल का शेप है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये जो है एरिया जितना कवर किया, तो हम लोग सबसे सिंपल चीज जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना बोलो, जानते हैं कि नहीं जानते ये चीज? राइट। हाँ, तो ये हम लोगों ने शायद, हमको जहां तक याद है कि इसको हम लोग क्लास 5 या 6 में पहली बार सीखे थे। 6 में, ठीक है। और थोड़ा प्राइवेट स्कूल कुछ कुछ ज्यादा आगे का पढ़ाता है तो 5 में पढ़ा देता है। हाँ या ना? ये ट्रायंगल, एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी द बेस। कोई भी साइड को तुम बेस मान लो। तीन साइड है ना इसमें, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी। मत बोलना। देखो यहाँ खेल क्या है साइड्स के आने का, कि अगर अपने यहाँ से यहाँ चला है ए बी, तो अब इधर से चलना है बी सी और अब इधर से चलना है सी। ठीक है। अगर आप ए बी चले हैं, बी सी चले हैं और गलती से ए सी बोल रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ट्रायंगल में किसी भी साइड को आप बेस मान लीजिए, चाहे ए बी को, चाहे बी सी को, चाहे सी ए को। ये वर्टेक्स ए है और आपने बी सी को अगर बेस माना है तो हाइट क्या होगा? अगर आपने बी सी को बेस माना है तो ए से परपेंडिकुलर बी सी पे खींचिए एक लाइन, यही इसका हाइट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो बेस अगर बीसी है तो हाइट एडी होगा। हो सकता है कि आप बेस मान लें एसी को, तो जैसे ही आप एसी को बेस मान रहे हैं, उसके अपोजिट वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर एसी पर ड्रॉ करेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर होगा, बीई नाम दे दिया गया है यहाँ पर, यही आपका हाइट होगा इसका। ठीक है। अगर हम लोग ए बी को बेस मान लेते हैं, तो ए बी के अपोजिट वर्टेक्स है सी, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर, जो ए बी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी एफ इसका हाइट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हाँ, उल्टा पुल्टा कभी मत कीजिए गलती से कि आप बीसी को बेस ले रहे हैं और बीई या सी एफ को हाइट ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन गलत है। कॉम्बिनेशन सही होना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझा पा रहे हैं हम आप लोगों को? अगर आपका जो बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द राइट एरिया ऑफ द ट्रायंगल एट ऑल। ठीक है। तो 1/2 multiplied by base and then multiplied by height, you'll have to make the right combination or pairing of base and height as it is given here in the picture. You'll have to keep in your mind in a very alert mode that the combination, the pairing of base and height should be correct. आगे बढ़े। फिर से एक ट्रायंगल ले रहा है आपका पी क्यू आर। पी वर्टेक्स है और इसका हाइट निकालना है, तो क्यू आर को एक्सटेंड कर दिया क्यू की तरफ, और एक्सटेंडेड पार्ट पर पी से एक परपेंडिकुलर खींच दिया लाइन। ठीक है। बोले सर पी से हम क्यू आर को बिना एक्सटेंड किए हुए क्यू आर के इंटरनल पार्ट पर परपेंडिकुलर खींचते तो नहीं होता। देखो तो हो पाएगा परपेंडिकुलर? नहीं हो पाएगा, वो इंक्लाइंड होगा, 90 डिग्री से ज्यादा या कम हो जाएगा। तो 90 डिग्री रखना है परपेंडिकुलर के लिए, इसके लिए आपको आर क्यू या क्यू आर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। किसकी तरफ एक्सटेंड करें? तो हमको पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो हमको आर की तरफ नहीं लेके जाना होगा, क्यू की तरफ एक्सटेंड करके लेके जाना होगा। ये पढ़ाई की चीज नहीं है बेटा, ये कॉमन सेंस है। राइट। इतना तो दिमाग काम करना ही चाहिए मैथ पढ़ने वाले लोगों का। अब इसमें बेस आपका क्यू आर है और हाइट है आपका पी एस।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब कह रहा है ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये बड़ा गजब का बात है कि दो पैरेलल लाइन है और उन दोनों के बीच में आप ट्राइंगल्स हजार बना दीजिए। कॉमन सेंस आगे पढ़ने से पहले सोचिए, अगर दो पैरेलल लाइन है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको समझिएगा, एक ये है, एक ये है। अब इस पे आप चाहे जैसा ट्राइंगल बना दे, एक ट्राइंगल बन गया, दो ट्राइंगल बन गया, तीन ट्राइंगल बन गया। आप गौर कर रहे हैं कि इन सभी ट्राइंगल्स का हाइट सेम रहेगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही हाइट होगा यहाँ पर, और दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, चाहे किसी भी एंड पर आप चले जाएं, राइट। तो इतना बात अगर किसी को समझ में आ गया तो समझो मैथ का प्रकांड विद्वान हो गया। उसके बाद उसको सोचना नहीं है और हम लोग को बिना सोचे समझे इस बात को समझते हुए मॉड्यूल 2 में एंटर कर जाना। क्लियर है? हम देख रहे सबके चेहरे पर एकदम बना हुआ है तनाव कि सुबह सुबह लगा दिए हैं पढ़ाई पर उठा उठा करके, ठीक है। तो हम तो पहले भी बता दिए थे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, क्या है भैया? तो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि if a line parallel to a side of a triangle intersects other sides in two distinct points, then the other sides are divided in the same ratio by 8। एक ट्रायंगल ले लो, ले लिया, इसका नाम दे दो एबीसी। इसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचो, ठीक है। तो बीसी एक हमने साइड ले लिया, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ऐसा लाइन खींचते हैं जो AB और AC को किसी भी पॉइंट पर, AB को एक पॉइंट पर AB को इंटरसेक्ट कर रहा हो वो पैरेलल लाइन, और एक पॉइंट पर AC को इंटरसेक्ट कर रहा हो। खींच दिया पैरेलल लाइन। DE किसके पैरेलल है? BC के। और वो AB को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? D पर। और AC को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? E पर। मेरी बात क्लियर है? तो अब ये बात कही जा रही है कि अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बाय 8। मतलब क्या है कि AD को डिवाइड कर दिया गया है D पॉइंट पर AD और DB में, तो AD और DB का रेशियो बराबर होगा AC को जहां इंटरसेक्ट किया गया, डिवाइड किया गया E पॉइंट पर, तो AE और EC के रेशियो के, है ना। यानी AD और DB का रेशियो इक्वल होगा AE और EC के रेशियो के। AE और EC ही बोलेंगे, CE नहीं बोलेंगे, हमेशा डायरेक्शन देख ध्यान दीजिएगा। यही है बीपीटी, ठीक है। बापूत का थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? फिर से ले लिया एक ट्रायंगल DEF, DE के पैरेलल एक लाइन खींच दिया XY, जो DE को X पे इंटरसेक्ट कर रहा है और DF को Y पर इंटरसेक्ट कर रहा है। करने दो। तो ट्रायंगल DEF में XY पैरेलल है EF के, इसीलिए DXY यानी दोनों का रेशियो, दोनों पार्ट का जो डिवाइड होके बना, इक्वल होगा DYY/F के। आया ना? किससे? बापेपूत थ्योरम से, राइट। अब इस बार क्या भाई कह रहा है कि नहीं नहीं, अब हम हमेशा नीचे वाला साइड के ले रहे हैं पैरेलल, इस बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो कहा PQR ले लो ट्रायंगल और PR के पैरेलल MN कर दो, सॉरी MT कर दो। बोला पक्का? बोला हाँ पक्का। ये जो MT है PQ को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है और QR को T पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब BPT के अकॉर्डिंग QM by MP is equal to QT by TR होना चाहिए, हाँ या नहीं? सिंपल। तो ट्रायंगल को घुमाने फिराने से ये थ्योरम नहीं बदलेगा मेरी जान, जैसे है वैसे ही रहेगा। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना बोलो? बापेपूत थ्योरम। और ऐसे करते करते हम लोग घुस गए मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में आके एक्सरसाइज दे दिया है 6.2। बात समझ में आ रही है? 6.2 में ABC पहला क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन दे दिया है
कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, और इसमें भाई साहब बीसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींचा गया है डीई, जो एबी जिसका लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, उसको इस तरह से डिवाइड करता है कि एडी का लेंथ रह जाता है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी का लेंथ हो जाता है 3 सेंटीमीटर। और डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि एसी को भी डिवाइड कर रहा होगा, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो भाई एई का लेंथ रह गया 1 सेंटीमीटर। अब आपको ईसी का लेंथ निकालना है और एडी का लेंथ निकालना है। निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, जानते हो ना कि हाँ एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी बाई बापे पूथ थ्योरम। अरे हाँ या ना? अब वैल्यू कर दो ना भाई, 1.5 बाई 3। हाँ जी, ठीक है ना भाई, गलती लिख दिया, एसी लिखना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफ कर दो। फांसी पे चढ़ा दोगे एक अक्षर गलत टाइप कर दिया तो? हाँ, हमको तो दिख रहा है कि एसी ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, हमको ये दिख रहा है, तुमको ये दिख रहा है? हाँ या ना? अब अगर एसी पूछा जा रहा है तो एई प्लस ईसी होगा, बोलो 1 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना बोलो? हाँ, अरे यस या नो बोलो ना भाई। नहीं होगा 4 सेंटीमीटर? अरे क्या बोल रहे हैं विजय वर्मा? कोई जवाब ही नहीं दे रहा 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। नहीं होगा तो कितना होगा? हाँ, अच्छा 3 होगा। अच्छा अच्छा, पता ही नहीं था। अरे बहुत कठिन मैथ है क्या? तो भाई हम क्लास में मैथ नहीं बताएंगे, एक बता दिए, तुम लोग को पहले पूरा ट्राई करना है, उसके बाद मेरे पास डाउट लेके आना है। अरे हाँ ना बोलो। देखिए जब हम रेशियो की बात करते हैं ना, देखिए कहाँ चला गया, ये वाला बात कर रहे थे। जब हम रेशियो की बात करते हैं तो ये नहीं है कि इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। रेशियो का मतलब है कि इसका दुगना अगर ये है तो इसका दुगना ये वाला पार्ट होगा, ठीक है? अगर इस पार्ट का आधा ये वाला पार्ट है तो इस ये पार्ट का जो भी लेंथ आएगा उसका आधा ये वाला पार्ट होगा। ये होता है रेशियो का मतलब, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो बराबर नहीं कर रहा है, रेशियो बराबर है, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि एडी और डीबी में जितने टाइम्स का रिलेशन होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 1 1/4 टाइम्स, उतने ही टाइम्स का रिलेशन इसमें और इसमें होगा। ये बात समझ पा रहे हो? इसी को कहते हैं सेम रेशियो में डिवाइड करना। सेम रेशियो का मतलब समझ में आ रहा है? तो हम अब मैथ में ये नहीं करेंगे कि एक एक मैथ बैठ के हम आपके बनाने से पहले बताएंगे, आप एक एक मैथ ट्राई करके आओ, हम उसके बाद एक एक मैथ यहाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? अरे हाँ ना बोलो। अब हम सीधे वहां से उठ के मॉड्यूल 5 में आ गए। मॉड्यूल 3 में एक क्वेश्चन हमने बनाया, मॉड्यूल 4 में हम आपको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाई? क्योंकि मॉड्यूल 3 और 4 में बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज के तौर पे दिया हुआ है। अब आप जब तक उसको बनाएंगे नहीं, हम क्यों बताएं आपको? आप पहले ट्राई कीजिए। मॉड्यूल 5 इसलिए आगे क्योंकि यह एक थ्योरम है, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी फॉर बाप, पी फॉर पूत, टी फॉर थ्योरम, बापे पूत थ्योरम। If a line parallel to a side of a triangle intersects other sides in two distinct points, then the other sides are divided in the same ratio by। आपको ये थ्योरम, ठीक है? ट्रायंगल ले लो भैया, ले लिया एबीसी, इसका एक साइड चुन लो, बीसी के पैरेलल डाल दो डीई को, एल एक सेगमेंट है, एल एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल, बीसी क्या है भाई? ट्रायंगल एबीसी का एक साइड है।
तो किसी भी साइड को हम चुन सकते थे, नीचे वाले साइड को चुनना थोड़ा हमारे विजन को ज्यादा सूट करता है, हमारा आंख उसको सीधा तरीका से देख पाता है, तो समझने में आसानी होती है। आप एसी को भी चुन सकते थे, आप एबी को भी चुन सकते थे, ठीक है। तो बीसी के पैरेलल लाइन हमने लिया एल, जो एबी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना तो बात जो हमने बोली वहां लिख दिया। विच आर द अदर साइड्स, दूसरे अदर साइड्स कौन है, ए बी और ए सी है। तो ए बी और ए सी को रेस्पेक्टिवली डी और ई पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। वही चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है यहाँ पे, देखिए। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो लाइन एल है ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, ए डी और डी बी में, दो पार्ट में, और वही लाइन ई पर इंटरसेक्ट करते हुए एसी को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, ई और ईसी में। कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ या ना बोलिएगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों का रेशियो सेम होगा, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये जो रेशियो है इक्वल होगा, यही प्रूव करना है आपको। बात समझ में आ रही? थ्योरम हमने पढ़ लिया, थ्योरम पे मैथ बना लिया, अभी थ्योरम को क्या करो, प्रूव करो, ठीक है। एडी, डज एडी बिलोंग टू ए ट्रायंगल, एडी किसी ट्रायंगल का भाग है क्या, देखो तो किस ट्रायंगल का भाग है, देख के बताओ। हाँ, एडीई का भाग है। जो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाया अच्छे से, उसका मैथ बनने में दिक्कत होगा। एडीई, हर छोटा मिस्टेक आप पर भारी पड़ेगा, मैथ ऐसा चीज है। हमने कहा ना कि हम लॉजिक मेरा मैथ में चलता है, कैलकुलेशन में हम कभी दो दूनी पांच करते हैं, तो चार से एक ही ना ज्यादा बढ़ा दिए, क्या दिक्कत हो गया, एक ही बढ़ गया तो दिक्कत हो जाता है कि नहीं हो जाता है, आंसर कभी आएगा, पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। यस, किस ट्रायंगल का पार्ट है भाई, तो ए डी ई का पार्ट है, ठीक है। एडी को हम लोग हाइट मान सकते हैं क्या इस ट्रायंगल का, हाँ या ना बोलिएगा, एडी को हाइट मान सकते हैं क्या। एडी एक साइड है ट्रायंगल का, हाइट नहीं हो सकता। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें कोई एक साइड जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट माना जा सकता है। बाकी किसी भी टाइप के ट्रायंगल में किसी भी साइड को ट्रायंगल का हाइट नहीं माना जा सकता। क्लियर है बात? क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये साइड है और ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होगा तो ही हाइट होगा। एडी को बेस तो मान सकते हैं। अब जरा डीबी को देखिएगा, डीबी हाइट हो सकता है क्या, डीबी हाइट हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर नहीं है भाई, हाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी बेस होगा। फॉर एडी टू बी द बेस हाइट शुड बी फ्रॉम, कहां से हाइट आना चाहिए, अगर एडी को हम ट्रायंगल एडीई का बेस मान लेते हैं तो हाइट किस वर्टेक्स से आना चाहिए, ई से आना चाहिए, सिंपल सी बात। ई से एडी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन का लेंथ ही, परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ ही क्या होगा, हाइट होगा। किस बेस के लिए, एडी के लिए। किस ट्रायंगल का हाइट होगा, ट्रायंगल एडीई का हाइट होगा। एकदम स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, तो हमने ये कर दिया, ईएम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, किस पर, एडी पर। अब जब हम एडी पर कर रहे हैं तो क्या वो एबी पर है या नहीं है, हाँ या ना, सोच के बताइए, परपेंडिकुलर। हमने जो अभी लाइन ड्रॉ किया ईएम, ईएम जो हमने लाइन अभी ड्रॉ किया है यहाँ पर एम पर, ये एडी पर परपेंडिकुलर तो है, क्या ये एबी पर भी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना बोलिएगा, अरे हाँ या ना बोलिए, है, क्लियरली है। तो हमने कर दिया, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है,
क्योंकि डीबी भी एडी से उसी पॉइंट से आगे बढ़ा है और एबी तक गया है, एबी का पार्ट बना है। ठीक है, अगर डीबी को बेस और ईएम को हाइट मान देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डीबी को बेस और ईएम को हाइट मान लेते हैं, गौर से समझना। तो हमको ई से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बी तक, तो एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा डीबीई। गौर से देखो, हम यहां से यहां, तो डी बी ई एक ट्रायंगल बना, हाँ या ना। उस ट्रायंगल का बेस डीबी होगा और हाइट ईएम हो सकता है, हाँ या ना बोलिएगा। ये बातें समझ में आ रही है सबको? अब डीबी बेस बना करके एक ट्रायंगल बना देते हैं, बी से मिला दिए, कोई दिक्कत? डीबी जिसमें बेस हो गया और ईएम जिसमें हाइट हो गया। अब एक ट्रायंगल बनता है आपका एडीई, जिसमें एडी बेस है और ईएम हाइट है, हाँ या ना। दूसरा ट्रायंगल आपका बनता है डीबीई, जिसमें डीबी बेस है और ईएम हाइट है, हाइट दोनों का सेम है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ट्रायंगल एडीई का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है एडी, इंटू हाइट, हाइट क्या है ईएम। तो ट्रायंगल एडीई का एरिया अगर हम लिखना चाहें तो 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम लिख पाएंगे। अब ट्रायंगल डीबीई का एरिया निकालिए, या बीडीई बोल सकते हैं, बीडीई बोले या डीबीई बोले, एक ही एरिया, एक ही ट्रायंगल है। या उलट के ईडीबी बोल दे, ईबीडी बोल दे, सब तो एक ही ट्रायंगल है, तो सबका एरिया भी सेम होगा। क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या डीबी, इंटू हाइट, हाइट क्या होगा ईएम। कोई दिक्कत यहां तक? अब ट्रायंगल एडीई का एरिया और ट्रायंगल डीबीई के एरिया में क्या रेशियो है, निकालने के लिए 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम को डिवाइड कर देंगे 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएम से, हाँ या ना। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ईएम ईएम कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो एडी और बीडी के रेशियो या एडी और डीबी के रेशियो के बराबर होगा। इतना तो क्लियर हो गया सबको, इतना तो प्रूव हो गया सबको, आना बोलना बच्चों, ठीक है? ठीक है, चलिए। ये इक्वेशन 1 अपने पास आप सेफ रख लीजिए, काम आएगा। अब एई और ईसी का बात करते हैं, जरा गौर कीजिए। एई को आप बेस मान सकते हो उसी तरीके से, किस ट्रायंगल का बेस मानिएगा, ए डी ई का या ए ई डी का। हाइट तो नहीं मान सकते इसको क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, तो हाइट हमको किससे लेना पड़ेगा, किस वर्टेक्स से लेना पड़ेगा, हाँ जी, डी से लेना पड़ेगा। डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो एई को कहीं पर इंटरसेक्ट कर दे, राइट, है ना। वही सब बातें पूछ रहा है कि क्यों नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसके लिए अगर हमको हाइट चाहिए तो हमको डी से ड्रॉ करना पड़ेगा। और ईसी भी एक बेस हो सकता है, कौन से ट्रायंगल का, सोचो कौन से ट्रायंगल का, अभी ड्रॉ नहीं किया वो ट्रायंगल, इमेजिनेशन में लाओ, कौन से ट्रायंगल, हाँ सीडी ई का बेस हो सकता है कि नहीं। और उसके लिए भी हाइट कौन सा होगा, जो डी से हम परपेंडिकुलर ए पर लेके जाएंगे वही हाइट उसका भी होगा, हाँ या ना। जो इस साइड में किए वही उस साइड में करेंगे, तो चलो हम लोग कर लेते हैं। डी से एक परपेंडिकुलर ई पर खींच लीजिए जो एन पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो डीएल है, एक ट्रायंगल है ए डी ई, उसके लिए भी हाइट का काम करेगा। और एक ट्रायंगल हमारे इमेजिनेशन में आ रहा है जिससे हमारा पर्पस सर्व हो सकता है, ट्रायंगल सी डी ई, अगर हम डीसी को मिला दे तो, हाँ या ना, उसके लिए भी हाइट का काम कौन करेगा, डीएल ही करेगा। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर कर दिए,
डी से सी को भी मिला दिए। ये सब हम लोग अपना इमेजिनेशन पावर से समझ रहे हैं और तब बाय स्टेप करें। बोले सर किसी को उतना इमेजिनेशन नहीं आएगा तो कैसे करेगा? तो बेटा देखो, जब 10th बोर्ड की बात आती है ना, तो जो आपको सिखाया जा रहा है ना उसी के इर्द गिर्द रहेगा, जिसमें थोड़ा बहुत इमेजिनेशन लगाना पड़े। जैसे कल अभी आप लोग का जो मैथ का एग्जाम हुआ है FA1 में, तो उसमें भी तो क्वेश्चन वैसा ही था, पढ़ाया हुआ ही पर थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन लगाना था, राइट? बोले नहीं हो पाता है सर उतना भी, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा इमेजिनेशन लगा पाना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, 15-15 दिन, 1 महीना के गैप पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल ADE का एरिया निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? 1/2 इंटू बेस। बेस किसको माने थे अभी आप? AE को। इंटू हाइट। AE के लिए हाइट क्या हुआ था? DL। और दूसरा ट्रायंगल इधर जो आपने अपने इमेजिनेशन से बनाया है CDE, उसका एरिया निकाल दीजिए 1/2 इंटू बेस। अब इसमें बेस किसको माने थे? EC को। बेस आप डी को भी मान सकते थे, DC को भी मान सकते थे। हमारा पर्पस सर्व नहीं होता, ये इमेजिनेशन से बात बनती है कि हम कहां पर किसको बेस ले लें कि मेरा पर्पस सर्व हो जाए। ठीक है, तो हम EC को बेस मान लिया, और जब हम EC को बेस मान ले तो फिर हमारा हाइट कौन जाएगा? DN जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल CDE के लिए एरिया निकालेंगे, तो 1/2 इंटू बेस मतलब EC इंटू हाइट मतलब DN। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। फिर से 1/2 कैंसिल हो रहा है, DN कैंसिल हो रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? AE और EC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इतना तो क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। इसमें कोई फंसने वाली बात है नहीं ना। अब आपके पास ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशंस आपके पास है। ठीक है, अब जरा देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों इक्वेशन में? कुछ कॉमन दिखा? दोनों इक्वेशन में ट्रायंगल ADE का एरिया कॉमन दिखा, हाँ या ना? एक बार हम AD को बेस मान के उसका एरिया निकाले थे, और एक बार हम EE को बेस मान के इसका एरिया निकाले थे। एक ट्रायंगल का एरिया हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, तीनों में से अलग अलग साइड्स को अलग अलग बार बेस मान के, लेकिन तीनों बार एरिया हमेशा क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एरिया तो उतना ही छेके हुए है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इससे पढ़ाई का क्या लेना देना। ठीक है, ट्रायंगल BDE और CDE को मिल देखिए। ठीक है, अगर हम गौर से कर दें कि BDE और CDE का एरिया बराबर है, गौर से समझो मेरी बात, पीछे आओ। अगर हम BDE और CDE का एरिया बराबर प्रूव कर दें तो हमारा दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल हो जाएगा। और जब LHS इक्वल हो गया तो RHS अपने आप दोनों का इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ या ना सोचो। अब जरा देखो तो पिक्चर में, देखो तो जो ड्रॉ किया हुआ पिक्चर में, उसमें BDE नजर आ रहा है ना तुमको? देखो, अब हम पेन उठा रहे हैं, हम एनिमेशन को छोड़ रहे हैं। देखो, ये हमारा तुम्हारा है BDE, ये दिखा हाँ या ना? और देखो CD, ये दिखा? अरे हाँ या ना बोलो। ये दोनों में है ना, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। अरे हाँ ना बोलो। हाँ, देखना, अब आओ यहाँ पर, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। देखो है, इसका मतलब ये दोनों का हाइट सेम होगा। अरे हाँ या ना बोलो। क्योंकि दो पैरेलल लाइन का कहीं पर भी हाइट जो है, डिस्टेंस बराबर होता है कि नहीं? कोई एंड पे चले जाओ, ठीक है। और जो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल बना है, मेरी बात समझो अच्छे से, तो देखो हाइट तो दोनों का, ये दोनों का बेस माना जा सकता है, ये वाला लाइन को, DE को, D जो है ए BDE का भी बेस माना जा सकता है और CDE का भी बेस माना जा सकता है। तो दोनों का बेस बराबर है, DE बराबर DE, समझो। और दोनों का हाइट सेम होना ही होना है, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, राइट है कि रॉन्ग है?
तो हाइट भी दोनों का बराबर है। और दोनों के हाइट का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब बी और एच बराबर है तो दोनों का एरिया बराबर होगा। ये थ्योरम भी पढ़ने का है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, वो दो नहीं 2 लाख ट्रायंगल्स आप बना दीजिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में, उनका बेस सेम रहना चाहिए, उनका एरिया हमेशा सेम होगा। तो बेस सेम है कि नहीं है देखो, हाँ या ना। तो दोनों का एरिया सेम हो गया, तो एरिया ऑफ बीडी और एरिया ऑफ सीडी बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। तो हमारा जो ये एलएचएस है, ये एलएचएस है बराबर हो गया, तो ये आरएचएस बराबर हो जाएगा, हाँ या ना बोलना। यही तो हमको प्रूव करना था। नहीं हम समझा पा रहे आप लोगों को क्या? area of triangle BD is equal to area of triangle CD because both the triangles have got the same base and both the triangles are constructed between the same two parallel lines. So they have got the same height also. If any two triangles or more than two triangles have got the same base and same height, whatever shape they may look like, but they will have definitely have the same area, equal area, right? वही चीज तो हम पढ़ा रहे अभी आपको यहाँ पे। क्या कष्ट वाली बात हमने बता दी आपको। अब एरिया सेम हो गया तो हमारा एलएचएस दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम हो गया, तो दोनों इक्वेशन का आरएचएस सेम होगा कि नहीं होगा। तो हमको तो यही प्रूव करना था, देखो यही तो प्रूव करना था हमको कि एडी बाई डीबी इज इक्वल, डीबी को तुम बीडी लिखो चाहे डीबी लिखो, एक ही लाइन है ना, हाँ या ना बोलो, बराबर एई बाई ईसी, ईसी लिखो, प्रूव हो गया। अरे हाँ ना बोलो, इसको हम साफ कर दे। तीसरा का वैल्यू 1 और 2 में पुट कर दो, एलएचएस इक्वल हो गया तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा, आपका प्रूव हो गया, मामला खत्म। डन। आज के लिए मैथ में ट्रायंगल का फर्स्ट लेक्चर इति श्री रेवाखंडे समाप्त भवा। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।